आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी को आवाज आ रही। हाँ सर। जी जी सर, अब आवाज आ रही? अब आपकी आवाज इधर आ रही, लेकिन हाँ, चले जी आप सर, पहले माइक करें, में। बोले। ओके सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम क्लास। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मेरे जो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स हैं जॉइंट ऑपरेटर और रिफ्लेक्सिव स्पेसेस हैं, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अब इसमें ये कुछ आउटलाइंस हैं। एडजॉइंट ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले हमें लीनियर ऑपरेटर का पता होना चाहिए, और उसके अलावा कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर का पता होना चाहिए। फिर ड्यूल स्पेस को हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग जो है ना एडजॉइंट ऑपरेटर को हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कैनोनिकल मैपिंग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लास्ट में रिफ्लेक्सिव स्पेसेस है। हमारा मेन टॉपिक तो एडजॉइंट ऑपरेटर का है और रिफ्लेक्सिव स्पेसेस का है, लेकिन इनको समझने से पहले हमें इन चीज़ों का अगर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट होगा तो ये चीज़ें हमें इजीली समझ आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर एक्चुअली एक मैपिंग होती है। सिंपली जो ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेटर, ये एक मैपिंग है। लेकिन ये स्टार्ट पे भी हम लोगों ने देखा था फंक्शन एनालिसिस में कि मैपिंग जो है ये एक जनरल टर्म होती है, लेकिन जो ऑपरेटर है ये एक्चुअली हम लोग इसमें डोमेन और रेंज जो है ये एक्चुअली हम लोग स्पेस टू स्पेस ले लेते हैं, तो तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर का नाम देते हैं। तो लीनियर ऑपरेटर के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लीनियर ऑपरेटर टी इज एन ऑपरेटर सच दैट the domain d of t is a vector space and the range rt lies in the vector space over the same field। यानी कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस t एक ऑपरेटर है, अगर हम लोग इसे इस तरह लिखें, t एक ऑपरेटर है, जबकि इसमें जो इसकी डोमेन आ रही है ये भी एक वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, और इसकी जो रेंज है ये भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी फील्ड सेम रहनी चाहिए। अगर इनकी फील्ड सेम रहेगी तो उस वक्त हम इस मैपिंग को ऑपरेटर का नाम देंगे। उस वक्त ये जो टी है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। इसी तरह इसके बाद सेकंड कंडीशन है कि अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, एंड टी ऑफ अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी ऑफ एक्स। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम तब इसको क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर का नाम देते हैं। और इसमें ये भी एक दो चीजें याद रखने वाली हैं कि ये जो टी ऑफ एक्स है यहाँ पर हम लोगों ने टी एक्स रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये कुछ इस तरह होगा। और इन्हीं दोनों चीजों को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है कि टी ऑफ अल्फा ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ टी ऑफ वाई। यानी कि इसको अगर हम लोग पहली कंडीशन यूज करें तो पहली कंडीशन के मुताबिक हम इसे लिख सकते हैं टी ऑफ अल्फा ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ बीटा ऑफ वाई, अगर हम इसमें पहली कंडीशन यूज करें। और अगर सेकंड कंडीशन यूज करें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा ऑफ टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। तो ये हमारे पास जो है ना ये दोनों कंडीशन इस पे भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली इक्वेशन वन इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ टी ऑफ वाई।
तो लीनियर ऑपरेटर होने के लिए ये दो कंडीशंस अप्लाई होना, सेटिस्फाई होना जरूरी है। उस वक्त उस ऑपरेटर को हम लोग नाम देंगे लीनियर ऑपरेटर का। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में अगर हम जीरो पुट कर देते हैं अल्फा की जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर हम अल्फा जीरो ले लेते हैं तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो लीनियर ऑपरेटर के लिए ये भी कंडीशन बनती है कि लीनियर ऑपरेटर हमेशा जीरो को जीरो पे मैप करता है। तो अगर किसी एग्जांपल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये लीनियर ऑपरेटर है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल बुक पे ही लिखी हुई है। एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है और जीरो ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर इसमें हम सिंपल ले लेते हैं कि इसमें रेंज और डोमेन दोनों सेम है। तो इस तरह इस ऑपरेटर को हम लोग नाम देते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। और जो सेकंड है ये हमारे पास है जीरो ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर में क्या है कि इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें तो वो हमेशा आप लोगों को क्या देगा, जीरो आंसर देगा। तो यानी कि ये जीरो, इसको जीरो ऑपरेटर कहते हैं। ये सलमान भाई, ये एक्स हमारे पास वेक्टर स्पेस है? क्या कहा भाई? जो ये एक्स है हमारे पास, ये वेक्टर स्पेस है? बिल्कुल। इसमें असल में जो लेते हैं ना हम लोग ऑपरेटर में, ये स्पेसेस लेते हैं आमतौर पे, वेक्टर स्पेस ही लेते हैं। अच्छा, मतलब जो हमारी डोमेन रेंज है ये वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। इसके बारे में जरा बताएंगे, समझ नहीं आ रही कोई चीज। ठीक है। असल में ना कुछ चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि एक मैपिंग होती है, ठीक है। एक आपने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैपिंग है ना, जिसको हम आमतौर पे फंक्शन कहते हैं, इसमें तो डोमेन और रेंज कोई भी ले लेते हैं। जिस तरह हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो सकती है, रेंज भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। सही। इसमें यानी कि कोई भी आमतौर पे सेट ले लिया जाता है एक्स टू वाई, ठीक है ना। सही बात। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह पे कोई वेक्टर स्पेस ले लेते हैं और आंसर भी हमारे पास जो यानी कि जो रेंज आ रही है वो भी कोई वेक्टर स्पेस आ रही है, बात क्लियर होगी। अब इसमें हम सही। लोगों ने ये जनरलाइज कर दिया है। जिस तरह हम लोग आमतौर पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो हम लोग सिंपल क्या करते थे, रियल नंबर्स ही डिस्कस करते थे कि डोमेन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है तो रेंज भी आमतौर पे क्या होती है, रियल नंबर्स में ही आ रही होती थी या कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रही होती थी। तो उस वक्त उसे हम कहते हैं ये फंक्शन या मैपिंग है। ऑपरेटर भी असल में एक फंक्शन ही है, एक मैपिंग ही है, लेकिन जब वो उसमें हम ये लोग क्या करते हैं, फंक्शन है जनरलाइज कर देते तो, हैं। अगर फंक्शन है तो फिर हम इसको दूसरे डोमेन रेंज सेट भी ले ले। है ही फंक्शन, फिर तो हमें हाँ वेक्टर बिल्कुल। स्पेस। ये जो वेक्टर स्पेस है ना, देखिए इसकी डोमेन भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और इसकी रेंज भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस ही होती है। यानी कि वेक्टर स्पेस सब स्पेस हो सकती है, ये सिंपल कोई वेक्टर स्पेस हो सकती है। बात क्लियर होगी। यानी कि पहले हम लोग करते मतलब थे आप ये स्पेसिफिकली, कह रहे हैं यहाँ कि पे हम लोग जी सेट जी भी ले सकते हैं, वेक्टर स्पेस भी ले सकते हैं ऐसे? ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो फिर डिफरेंस वो भी मतलब कि भी ऑपरेटर कहलाएगा जब सेट लेंगे हम? कौन? मतलब कि जब हम मैपिंग डिफाइन करेंगे तो जी जी हम क्या करेंगे, भी वेक्टर स्पेस की जगह हम सेट ले लेते हैं, ठीक तो है। वो सिंपल फंक्शन होगा या मतलब कि ऑपरेटर होगा? अगर तो वो वेक्टर स्पेस है, देखे ना, हम ये कह सकते हैं कि हर मैपिंग, एवरी मैपिंग इज ऑपरेटर, बट एवरी ऑपरेटर इज अ फंक्शन, a mapping, but every mapping is not a operator। अच्छा। यानी कि हर मैपिंग जो है ना ऑपरेटर नहीं हो सकती, लेकिन हर ऑपरेटर मैपिंग जरूर होगी। यानी कि इसको मैपिंग तो कहेंगे, ये मैपिंग तो है, ठीक है। सही। लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन हर मैपिंग ऑपरेटर नहीं हर मैपिंग को हम ऑपरेटर नहीं कह सकते। जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है वो भी तो एक मतलब सेट ही होता है। जब प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वेक्टर बन जाता है ऐसे? ऐसा ही है कुछ। कंफर्म? नहीं।
मैं कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कंफर्म करके। चलें ठीक है, ठीक शुक्रिया। है, चल ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी कि जैसे कंडीशन देखी थी कि अगर हमारे पास जो है कोई भी ऑपरेटर जीरो को जीरो पे मैप नहीं करता, अगर तो वो करेगा तो वो लीनियर होगा, अगर जीरो को जीरो पे मैप नहीं करता तो वो लीनियर नहीं होगा। तो ये नीचे एक दो एग्जांपल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखी हुई है हमारे पास, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कोमा वाई प्लस टू। अगर आप इसमें जीरो जीरो पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो कोमा जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वन जीरो प्लस टू। तो ये हमारे पास हो जाता है वन कोमा टू। तो अब ये देखें कि हमारे पास जो है जीरो जीरो आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर नहीं है, ये हमारे पास लीनियर नहीं है। तो ये इस तरह की कंडीशंस हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये भी हमारे पास लीनियर नहीं है। उसके अलावा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये हम मेरा ख्याल है डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, और जीरो ऑपरेटर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बाउंडेड एंड कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर देखेंगे। अब इसमें बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर सिंपल सी बात है कि ये हम लोग पहले करके भी आए हैं कि अगर ऑपरेटर कोई बाउंडेड है हमारे पास तो वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नाउन स्पेसेस हैं, लेट एक्स एंड वाई। क्योंकि चूंकि हम लोग ये जनरल चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स और वाई नॉर्म स्पेसेस की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक सेट की बात नहीं कर रहे। एंड टी सच दैट डी ऑफ टी टू वाई अ लीनियर ऑपरेटर, अगर ये लीनियर ऑपरेटर है, द ऑपरेटर टी इज सेड टू बी बाउंडेड if there is a real number c such that for all x belong to d of t। यहाँ पे हम ये सिंपल कह सकते हैं कि बाउंडेड होने के लिए इसकी तीन कंडीशन हैं। एक तो कंडीशन हम लोगों ने पहले देख ली है कि फर्ज करते हैं टी एक्स प्लस वाई जो है ये टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई होना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन है कि टी ऑफ अल्फा ऑफ एक्स जो है ये अल्फा ऑफ टी ऑफ एक्स होना चाहिए। ये तो दो कंडीशन है लीनियर के लिए। अगर ये तीसरी कंडीशन भी कोई भी ऑपरेटर सेटिस्फाई कर रहा हो, फॉर एग्जांपल टी ऑफ एक्स जो है इसका अगर नॉर्म लें आप लोग तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो तब उस लीनियर ऑपरेटर को हम लोग नाम देते हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का। और इसी तरह यहाँ पे हम लोग अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस ऑपरेटर का। तो चूंकि हम लोग जो है यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो लीनियर ऑपरेटर में आमतौर पे ये होता है कि लीनियर ऑपरेटर में कंटिन्यूटी और बाउंडेड जो ऑपरेटर्स होते हैं ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स ही हैं, यानी कि ये दोनों तकरीबन सेम ही होंगे। अब इसमें सिंपल वही चीजें हैं जो हम लोगों ने बीएससी वगैरह में की हुई हैं। कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए कंटिन्यूस मैपिंग जो हम लोग डिस्कस करते थे, यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यूस ऑपरेटर डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास टी ऑपरेटर है डी ऑफ टी टू वाई बी एनी ऑपरेटर नॉट नेसेसरीली लीनियर, लीनियर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और एक्स और वाई अगर नॉन स्पेसिस हैं देन ऑपरेटर टी इज कंटिन्यूस एट एन x not belong to t d of t if for every epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that t of x minus t of x naught norm less than epsilon for all x belong to d of t satisfying x minus x dot norm less than delta। यानी कि हमारे पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारे पास कंटिन्यूस ऑपरेटर कहलाएगा। इसी के बाद एक थ्योरम है
कंटिन्यूटी एंड बाउंडेडनेस। इसमें ये दो बातें याद रखने वाली हैं कि अगर टी कंटिन्यूस होगा, इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड, यानी कि अगर कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड होगा, और अगर बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। तो ये लीनियर ऑपरेटर के लिए है। इसके बाद हम ड्यूल स्पेस की बात करते हैं। ठीक है, ड्यूल स्पेस। अच्छा, ड्यूल स्पेस में ये है कि जितने भी लीनियर फंक्शनल्स होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स, यानी कि जितने भी बाउंडेड लीनियर फंक्शंस होते हैं, अगर उनको एक सेट में क्लोज कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? ड्यूल स्पेस कहलाती है। और ड्यूल स्पेस को, क्योंकि आगे हमने सिंबल्स भी यूज करनी है, ड्यूल स्पेस को आमतौर पे हम लोग एक्स प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एफ नॉर्म जो है सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स मॉड ओवर एक्स नॉर्म। तो अगर यहाँ पे एक्स नॉर्म हमारे पास 1 है तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। तो इस तरह की जितनी भी कलेक्शंस होंगी हमारे पास लीनियर फंक्शनल्स की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूल स्पेस का नाम देते हैं। इसी के बाद अब हम लोग एडजॉइंट ऑपरेटर की बात करते हैं। एडजॉइंट ऑपरेटर तो अगर हमारे पास फर्ज करते हैं एक लीनियर ऑपरेटर है एक्स टू वाई, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर ये टी हमारे पास यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर है। अगर एक्स टू वाई हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, और अगर ये ड्यूल स्पेसेस ले ली जाए, फॉर एग्जांपल एक्स प्राइम प्राइम और वाई प्राइम, तो वाई प्राइम टू एक्स प्राइम जो हमारे पास ऑपरेटर बनेगा उसे हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर का। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑपरेटर। यानी कि लीनियर ऑपरेटर हमारे पास होता है एक्स टू वाई, और एडजॉइंट ऑपरेटर को इस तरह क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास होता है वाई प्राइम टू एक्स प्राइम, जबकि ये हमारे पास ड्यूल स्पेसेस है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, और इसको हम लोग जो है ना, अगर मैथमेटिकली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लेट टी सच दैट एक्स टू वाई बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर वेयर एक्स एंड वाई आर नॉर्म स्पेसेस, एक्स और वाई नॉर्म स्पेसेस है, देन द एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार या टी क्रॉस वाई प्राइम टू एक्स प्राइम ऑफ टी इज डिफाइंड एज। इसमें ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो एडजॉइंट ऑपरेटर है वो कुछ ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि अगर हमारे पास ये चीजें हैं, टी स्टार जी ऑफ एक्स, तो जी हमारे पास पहले आएगा और ये कुछ इस तरह हो जाएगा हमारे पास। अब ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे टी स्टार जो है हमारे पास एडजॉइंट ऑपरेटर है, और टी हमारे पास यहाँ पर सिंपल लीनियर ऑपरेटर है। और इसमें ये जो जी है, सलमान भाई, जी भाई, जो हमारे पास जो दूसरी नॉर्म स्पेसेस हैं वो ट्रिवियली वेक्टर स्पेसेस होती हैं। मुझे यार कंफर्म नहीं है इसका। नहीं, ये देखे ना कि हमने जी जी ऑपरेटर को डिफाइन किया तो उसके लिए हमने यही लफ्ज कहा कि भी हमारे पास जब भी ऑपरेटर की बात आएगी तो हम उसको वेक्टर स्पेस ही कंसीडर करेंगे जो हमारे पास डोमेन रेंज होगी। जी 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 बिल्कुल। लेकिन अब आपने दो डेफिनेशन एक पहले दी है अब भी दे रहे हैं, तो उसमें वेक्टर स्पेसेस का जिक्र ही नहीं है, नॉर्म स्पेसेस ही चल रही हैं, ठीक है। एक्स और वाई दोनों। जो नॉन स्पेस है वो वेक्टर स्पेस ही होती है ना। जी 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 जी, मैं भी यही पूछ रहा था सर। यानी इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन एक और लगा दी कि नॉन स्पेस ली है इसमें ना। ठीक है। यस सर।
क्योंकि आगे डुअल स्पेस वगैरह भी हमने डिफाइन करना था इसमें, इसलिए फिर ये नॉन स्पेस पे डिफाइन किया ऑपरेटर। सही हो गया, शुक्रिया। क्लियर हो गया तरीन भाई? जी जी सर। अच्छा, इसके बाद जो है एक थ्योरम है, नाम ऑफ द एडजॉइंट ऑपरेटर। द एडजॉइंट ऑपरेटर टी क्रॉस इज लीनियर एंड बाउंडेड, और ये इन दोनों के नॉर्म्स हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसमें देखें अब, यहाँ पे अब हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास इन दोनों के नॉर्म्स जो है ना वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले देखें, द ऑपरेटर टी क्रॉस इज लीनियर, क्योंकि ये तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑपरेटर लीनियर होता है, एंड इस डोमेन इज वाई प्राइम इज अ वेक्टर स्पेस। वाई प्राइम जाहिर है किसकी डोमेन, और वो एक वेक्टर स्पेस होती है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन हम लीनियर के लिए जो हमने कंडीशन देखी थी वो हम सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें, टी क्रॉस ए जी वन प्लस अल्फा जी वन प्लस बीटा जी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑफ जी वन प्लस बीटा जी ऑफ टू जी टू टी ऑफ एक्स। ये जो अभी हमने कंडीशन देखी है एडजॉइंट ऑपरेटर की, वो हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद अब हमने इसको सेपरेट कर दिया, ए जी वन इंटू टी एक्स प्लस बीटा जी टू टी एक्स। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा से एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन कंडीशन अप्लाई की है, तो हमारे पास ये कंडीशंस बन गई हैं। इसके बाद हमारे पास ये चीज देखें कि इसको हम लोगों ने टी स्टार टी क्रॉस जी को एफ का नाम दिया हुआ है। तो हमारे पास टी क्रॉस जी नॉर्म, अगर इसका नॉर्म लेते हैं, तो अगर इस पे कंडीशन अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा? इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि नॉर्म की कंडीशन है कि यहाँ पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी आ जाएगी। इसके बाद टेकिंग द सुप्रीमम ओवर ऑल जी बिलोंग टू वाई प्राइम ऑफ द नॉर्म वी ऑब्टेन द इनइक्वालिटी। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑब्टेन होगी। हाउ टू गेट 5? वी मस्ट नाउ प्रूव। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि टी क्रॉस नॉर्म ऑफ टी क्रॉस ग्रेटर देन और इक्वल टू टी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक थ्योरम यूज करना है, ये फोर्थ चैप्टर में है, कि फॉर एवरी नॉन जीरो एक्स नॉट बिलोंग टू कैपिटल एक्स देर इज अ जी नॉट बिलोंग टू y prime such that g naught norm is equal to 1 and g naught uh, of tx naught is equal to tx naught norm। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज बन जाएगी, g naught t of x naught is equal to t cross g naught into x naught by the definition of the adjoint operator। Writing t cross g naught with us obtain, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि टी एक्स नॉट यहाँ पे जॉइंट ऑपरेटर की हमें डेफिनेशन अप्लाई करती, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट। तो अब यहाँ पर जब नॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। जी नॉट नॉर्म जो है हमने 1 के इक्वल लिया हुआ है, तो ये हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ गया, टी एक्स नॉट नॉर्म लेस देन और इक्वल टू टी क्रॉस नॉर्म एक्स नॉट नॉर्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब ये चीज देखें, जो हम लोगों ने कंडीशन देखी थी वहां पर कि टी ऑफ एक्स जो है ये नॉर्म अगर लेस देन और इक्वल टू सी हो जाता है, तो ये कंडीशन एडजॉइंट ऑपरेटर के केस में, तो यहाँ पे अगर सी जो है ये इज इक्वल टू टी नॉर्म है, तो ये एक स्मॉलेस्ट कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अगर ये चीज हमारे पास ये बन जाएगी कि टी एक्स नॉट नॉर्म जो है लेस देन और इक्वल टू टी नॉर्म इंटू एक्स नॉट जो है यहाँ पे सी आ जाएगा। तो हमारे पास
और हमें इस चीज का पता है कि अगर ये चीज इससे लेस देन है तो टी क्रॉस नॉर्म कैन नॉट बी स्मॉलर देन टी, ये कभी लेस नहीं हो सकता, ये उससे हमेशा ग्रेटर ही होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि टी क्रॉस नॉर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू टी होगा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो वो हमने कर ली यहाँ पे। एक मिनट जी, ये चीज हमने प्रूव कर दी। सलमान, ये स्लाइड नंबर 15 पे आना, इससे पीछे इससे पीछे जी, यहाँ पे ये लास्ट में आपने कहा है वह इसी पे जी नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी नॉट इक्वल टू 1, ये कैसे है? 1, ये कैसे है? ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये अगर सर बता दें, मेरे जहन में अभी स्किप हो गया ये वाला पॉइंट। क्या पूछ रहे हैं? सर सर ये ये भाई ये पूछ रहे हैं कि ये जी नॉट ऑफ नॉर्म जो है हमने 1 लिया हुआ है यहाँ पे। ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं आपने लिखी, वो है ये थ्योरम नहीं है। 4.3 इसको देखें जरा, यस यस, ये तो थ्योरम था थ्योरम स्टेटमेंट सलमान। होगी ना ये, जी जी सर, ये थ्योरम है, थ्योरम ये ही होगा ना थ्योरम ये है तो। हमारे पास। यस सर, ये चौथे चैप्टर में ना थ्योरम लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे ये कौन 4.3। सी बुक का आप रेफरेंस दे रहे हैं? यही है, क्रेजी की बुक क्रेजी, है। क्रेजी की बुक है। यस सर, क्रेजी की बुक है, ये सारा हाँ उसमें यार क्रेजी की ये बुक थ्योरम की है। जरा पढ़ लें आप, ये 4.33 जी 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 सर। तो और इससे उसकी पिछली स्टेटमेंट वाली है। स्लाइड इससे पिछली वाली स्लाइड पे भी एक क्वेश्चन था। जी, ये इनइक्वालिटी जो आपने लिखी है, ये कैसे आपने लिखी? ये लास्ट में ये वाली जी, क्योंकि ये जी टी है ना, ये देखो ना, जो एफ है जी टी एक्स के इक्वल है ना, ये देखिए पीछे ज्वाइन किया होगा। फंक्शन एफ है वो जी और टी के इक्वल है ना, वो बन जाएगा जी नॉर्म और टी नॉर्म। तो सर ये एफ नॉर्म इनइक्वालिटी फिर ये कैसे देखे आ ना, रही? वो बाउंडेड जो है ना, इसलिए इनइक्वालिटी आ जाएगी। बाउंडेड में ये होता है बाउंडेड ना। की वजह से। हाँ आसमान में ये बाउंडेड की वजह से आ जाता है। बाउंडेड की वजह से आ जाएगा ना वो। ये जो जी है, नहीं नहीं, टी एक्स, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी जी ऑफ टी इनइक्वालिटी। एक्स है ना, ये देखें जी ऑफ टी एक्स है ना, जी तो सर, उसकी वजह से आ जाएगा जी नॉर्म टी नॉर्म। यानी अगर टी ठीक और एक्स हो तो टी नॉर्म एक्स नॉर्म आ जाता है ना, तो ये जी टी है तो ये बन जाएगा जी नॉर्म और टी नॉर्म। ठीक है सर। ठीक है। हाँ ठीक है, आगे चलें। ये एक मिनट, ये यहाँ पे एग्जांपल है जो हम लोगों ने एडजॉइंट ऑपरेटर की ली हुई है। तो ये बुक में, वैसे बुक की एग्जांपल है, बुक में इसको जो है ना डिस्कस भी किया हुआ है, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन n dimensional Euclidean space Rn, a linear operator T is such that Rn to Rn can be represented by matrices, यानी कि matrices की हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। where such a matrix T E is equal to tau ik depends on the choice of a basis E is equal to E1 up to En for R की power n, whose elements are arranged in some order which is kept fixed. We choose a basis E regard x is equal to xi1 up to xi n and y is equal to eta1, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर x की और y की वैल्यूज को इस तरह कॉलम वेक्टर्स में डिफाइन कर दिया है। तो ये हमारे पास जो है y is equal to t of e is equal to x बन जाएगा इन द कंपोनेंट्स where I is equal to 1 to up to n।
यानी कि यहाँ पे हम लोग j इज इक्वल टू 1 से लेके वैल्यूज चेंज करते रहेंगे. Let f is equal to f1 up to fn be the dual basis of E. This is a base for Rn which is also Euclidean n space. Then every G belong to Rn has a representation. यहाँ पे जाहिर है कि जो भी हम लोग G लेंगे तो वो हमारे पास अल्फा 1 f1 प्लस अप टू अल्फा 2 f2 अप टू अल्फा n fn की फॉर्म में आ जाएगा. और इसी तरह अगर हम लोग ड्यूल स्पेस की डेफिनेशन यूज करें तो हमारे पास f ऑफ j y इज इक्वल टू f ऑफ j समीशन ईटा के ई के इज इक्वल टू एन जे बन जाएगा. तो हमारे पास ये इक्वेशन 7 जो है ये वाली, ये हमारे पास ये बन जाएगी g ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ t ऑफ e ऑफ x. तो ये हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी हैं. तो अब हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं समीशन का ऑर्डर. तो दोबारा हम लोग इसको लिख सकते हैं g ऑफ t ऑफ e x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 टू n बीटा ऑफ k xi ऑफ k, जबकि बीटा ऑफ k हमारे पास ये वाली वैल्यू है, यानी कि हम लोगों ने इसको कंबाइन कर दिया. और इसी तरह इसके बाद हमारे पास है वी मे रिगार्ड दिस एज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शनल f ऑन x इन टर्म्स ऑफ g, दैट इज ये हमारे पास फंक्शनल होगा x की फॉर्म में. तो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ t ऑफ e x इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n. ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी. और इसी तरह एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन के मुताबिक ये हमने स्टार्ट पे लिया हुआ था कि f इज इक्वल टू t ऑफ e x g इन कंपोनेंट्स फॉर्म. तो ये हमारे पास साथ आ गया. Noting that beta k we sum with respect to the first subscript so that we sum over all the elements of a column of t of e, we have the following result. यहाँ से हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि if t is represented by a matrix te, then the adjoint operator tx t cross is represented by the transpose of t of e. यानी कि t ऑफ e का जो ट्रांसपोज है वो इसके हम लोग एडजॉइंट ऑपरेटर में लिख सकते हैं. और ये जो वी मेंशन दैट दिस आल्सो होल्ड्स इफ t इज अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम cn इनटू cn. हमें इस चीज का पता है कि ये जो t जो है वो फ्रॉम cn टू इनटू cn जो है ना वो लीनियर ऑपरेटर भी होता है. ये एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेरे ख्याल बुक में भी लिखी हुई हैं. तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं एस ऑफ टी. अगर हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि एस और टी बिलोंग टू बीटा ऑफ एक्स वाई, देन यहाँ पे एडजॉइंट ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टीज हैं कि एस ऑफ टी क्रॉस इज इक्वल टू एस क्रॉस प्लस टी क्रॉस, और अल्फा ऑफ टी क्रॉस इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी क्रॉस बन जाता है. और ये भी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि एस ऑफ टी क्रॉस किसके इक्वल होगा, टी क्रॉस ऑफ एस क्रॉस, यानी कि ये इनवर्स हो जाता है. और एक और इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है यहाँ पर इन्वर्जन की कि टी क्रॉस इनवर्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी इनवर्स क्रॉस. तो ये भी एक दूसरे में इनवर्स हो जाते हैं. कुछ ये प्रोडक्ट है, ये प्रॉपर्टीज हैं इनकी. अच्छा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव नॉन स्पेसेस को डिस्कस करने के लिए हमें ना दो चीजों का पता होना चाहिए. एक आइसोमॉर्फिज्म का पता होना चाहिए
और एक कैनोनिकल मैपिंग का पता होना चाहिए, तब हम लोग जो है ना रिफ्लेक्सिव स्पेसेस को इजीली समझ सकते हैं। अब इसमें आइसोमॉर्फिज्म ऑफ नॉर्म स्पेसेस ऑन टू अ नॉर्म स्पेस, यहाँ पे हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ नॉर्म स्पेस x onto a norm space y is an operator t such that x to y which is, अब ये देखें कोई भी नॉन स्पेस आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए जरूरी है कि वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे, कि एक तो वो लीनियर होनी चाहिए, बाइजेक्टिव होनी चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि वो ऑपरेटर जो है वो लीनियर 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, और तीसरी ये है कि वो ये नॉर्म की ये कंडीशन को भी प्रिजर्व करती हो, टी ऑफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉर्म की इक्वल हो। तो फिर हम ये कहेंगे कि x इज देन सेड टू बी isomorphic to y and x and y are called isomorphic non-spaces। यानी कि इसमें ये चीज याद रखनी है कि x और y जो है यहाँ पर उस वक्त आइसोमॉर्फिक होंगी एक दूसरे के, कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और इसी तरह नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी इसमें भी अब एक दो चीजें हैं। अब यहाँ पे हम तीन तीन तरह के स्पेसेस डिस्कस करेंगे। एक है नॉन स्पेस, ड्यूल स्पेस और बाई ड्यूल स्पेस। नॉन स्पेस को एक्स लिखते हैं, ड्यूल स्पेस को एक्स प्राइम, और बाई ड्यूल स्पेस को एक्स डबल प्राइम। अब इसमें ड्यूल स्पेस असल में क्या होती है, जो हम लोग पहले डिस्कस करके आए थे, द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स। जितने भी हमारे पास बाउंडेड लीनियर फंक्शंस होते हैं, उनकी जो स्पेस होती है या उनकी जो कलेक्शन होती है, उसे हम लोग ड्यूल स्पेस का नाम देते हैं। और बाई ड्यूल क्या होता है, इट इज द ड्यूल स्पेस, यानी कि ड्यूल स्पेस की जो हम लोग ड्यूल स्पेस लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाई ड्यूल स्पेस या सेकंड ड्यूल स्पेस भी कहते हैं। और यहाँ पे सिंपल ये याद रखना है कि क्योंकि आगे हम लोगों ने जो डेफिनेशंस करनी है, नॉन स्पेस जो कैपिटल एक्स है इसके एलिमेंट स्मॉल एक्स ले लेंगे, एक्स प्राइम के एलिमेंट्स को हम एफ ले लेंगे, और एक्स डबल प्राइम यानी कि बाई ड्यूल स्पेसेस के जो एलिमेंट्स हैं उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ये बस एलिमेंट्स याद रखने हैं कि एक्स एफ और जी इस तरह हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर अ फिक्स्ड स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स वी डिफाइन फंक्शनल such that gx such that x prime to k, then gx of f is equal to f of x। ये f आप लोग याद रखें कि ये हमारे पास x प्राइम के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यानी कि अगर हम लोग ड्यूल स्पेस पर बाई ड्यूल स्पेस अप्लाई करें तो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, f of x की इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जी एक्स जो है या जी क्रॉस इज अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स प्राइम। ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होता है, और जी जो है ये बाई ड्यूल स्पेस से बिलोंग करता है। इसके बाद ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव भी किया हुआ है कि ये हमारे पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होगा एक्स प्राइम पर, और ये किससे बिलोंग करेगा, एक्स डबल प्राइम पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जी एक्स इज लीनियर, ये लीनियर होगा, बाउंडेड होगा, और ये एक तीसरी कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई करेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जी एक्स अल्फा ऑफ एफ वन प्लस बीटा ऑफ एफ टू। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया, फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई एडजॉइंट ऑपरेटर की, तो ये हमारे पास लीनियर प्रूफ हो गया कि ये जी एक्स जो है ना लीनियर होता है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग इसका मॉड लेते हैं तो ये एफ ऑफ एक्स मॉड होगा। ये जैसे हम लोगों ने पहले देखा था अभी कि जी एक्स जो है, जी एक्स ये एफ के बराबर होता है। तो अब इसका नॉर्म लें, मॉड ले लें, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास इसकी इक्वल भी होता है, क्योंकि हम लोगों ने बाउंडेड के डेफिनेशन अप्लाई की है, तो हमारे पास ये इसकी इक्वल आ गया।
और लास्ट में हम लोग इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैनोनिकल मैपिंग। तो कैनोनिकल मैपिंग क्या होती है? टू एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स देयर करस्पॉन्ड्स अ यूनिक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जी एक्स बिलोंग टू एक्स डबल प्राइम, यानी कि ये बाई ड्यूल स्पेस है। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई मैपिंग हो सी सच दैट एक्स टू एक्स डबल प्राइम और सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, देन सी इज कॉल्ड कैनोनिकल मैपिंग ऑफ एक्स इनटू एक्स डबल प्राइम। और इसके बाद एक थ्योरम है कि अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स डबल प्राइम की जगह पे रेंज ले लेते हैं, तो ये कैनोनिकल मैपिंग सी सच दैट एक्स टू आर ऑफ सी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होगा। और इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्सिव नॉन स्पेसिस की। तो रिफ्लेक्सिव नॉन स्पेसिस क्या है, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। A non-space X is said to be reflexive if canonical mapping C is such that X to X double prime is surjective। देखें, अगर तो ये स्पेस कैनोनिकल मैपिंग उस वक्त रिफ्लेक्सिव नॉन स्पेस कहलाएगी अगर हमारे पास आर ऑफ सी जो है, यानी कि जो रेंज है हमारे पास कैनोनिकल मैपिंग में जो रेंज है, अगर ये एक्स डबल प्राइम के इक्वल आ जाए, तो उस वक्त हम इसे नाम देंगे रिफ्लेक्सिव नॉन स्पेस का। ये डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है कि a non space X is said to be reflexive if R of C is equal to X double prime, where C such that X to X double prime is the canonical mapping। तो ये आगे नीचे कुछ थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम है, ये कर लेते हैं हम लोग। If a non space X is reflexive, it is complete। यानी कि लाजिम बात है कि अगर कोई नॉन स्पेस रिफ्लेक्सिव होगी तो वो कंप्लीट होगी, और यही हम लोग मार्क्स में इसमें भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस x की पावर n इज द ड्यूल स्पेस ऑफ x प्राइम इट इज कंप्लीट बाय, ये एक्चुअली थ्योरम लिखा हुआ है, तो वो थ्योरम हम नहीं लिख रहे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कंप्लीट होगी। एंड रिफ्लेक्सिविटी ऑफ x मींस दैट r ऑफ c इज इक्वल टू x डबल प्राइम। completeness of x now follows from that of x डबल प्राइम लेमा। यहाँ पे थ्योरम है, लेमा है हमारे पास, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप देखिएगा। R की power n is reflexive, this follows directly from this, it is typical of any finite dimensional non-space x। Indeed, if x dimension of x less than infinity, then every linear functional on x is bounded। क्योंकि अगर डायमेंशन ऑफ x लेस देन इंफिनिटी है तो वो बाउंडेड होगा, सो दैट x प्राइम इज इक्वल टू x स्टार and algebraic reflexivity of x thus implies। यानी कि अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो गई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है ये हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव स्पेस है। आज के लिए यही था। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं रिफ्लेक्सिव स्पेसिस के हवाले से। हाँ जी, कंप्लीट हो गई।